हेलो एवरीवन, आई सी अर्श खन्ना इज बैक विद अनदर वीडियो। और जैसे कि मैंने कहा था कि अब हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं नेशनल इनकम का। इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे। और जो आज का पार्ट होगा दैट विल बी थ्रियोटिकल, और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा दैट विल बी रिलेटेड टू प्रैक्टिकल पार्ट, जिसमें कि हम कुछ मेथड्स वगैरह देखेंगे। So first of all, it is national income and related aggregates. Related aggregates का मतलब कि आप इससे रिलेटेड जो भी important terms जो आप use करोगे उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। As I've told you in last video as well कि this is table of content, जिसमें आप डायरेक्टली अपने टॉपिक को रेफर कर सकते हो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। आप सीधा उसी टॉपिक पर स्विच होकर उस टॉपिक को कवर कर सकते हो जो भी आपको डिफिकल्ट लगता हो। सो लेट्स स्टार्ट विद इनकम। अब देखो, नेशनल इनकम हम जो कवर करते हैं, ऐसे तो नाम से पता लग रहा है कि इट कवर्स टोटल इनकम ऑफ होल नेशन। बट अब यहाँ पर इनकम कौन सी आप इंक्लूड करोगे और कौन सी इनकम नहीं इंक्लूड होगी। सो बेसिकली वी हैव क्लासिफाइड आर इनकम इन टू पार्ट्स। एक है फैक्टर इनकम और दूसरा है ट्रांसफर इनकम। अगर फैक्टर इनकम की बात करें तो इट इंक्लूड सम पार्ट्स। एज यू नो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया हुआ है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आपको इसके अगेंस्ट जो भी मिलेगा दैट विल बी फैक्टर इनकम। फॉर लैंड यू रिसीव रेंट, लेबर के लिए आपको मिलते हैं वेजेस, कैपिटल जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो यू विल बी गेटिंग इंटरेस्ट, और फॉर बीइंग एंटरप्रेन्योर टेकिंग द रिस्क ऑफ द बिजनेस आपको मिलता है प्रॉफिट। सो दीज आर द 4 फैक्टर इनकम्स जिसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। एंड ऑब्वियसली कभी भी अगर किसी की इनकम है तो वो किसी ना किसी की पेमेंट भी होगी। दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द लास्ट चैप्टर। अब ये फैक्टर पेमेंट्स, किसी के लिए रेंट पेड, वेजेस पेड, इंटरेस्ट पेड, तो ये सारे जब भी कोई पेमेंट करेगा दैट विल बी अ पार्ट ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। तो आपको क्वेश्चन में वो किसी भी नाम से दे सकते हैं। इट कैन बी ईदर फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट्स। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ट्रांसफर इनकम। अब देखो, ये कुछ ऐसी इनकम होती हैं जो आपको बिना किसी हार्डवर्क के या इन रिटर्न आपको कुछ भी नहीं करके देना होता। दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ गिफ्ट, या आप कह सकते हैं कि अगर आपको कोई ग्रांट मिली है, एनीथिंग लाइक दैट। और इसका हम यूनिलेटरल भी बोलते हैं नाम। यूनिलेटरल पेमेंट और यूनिलेटरल इनकम, एंड दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। आपको ये ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में थ्योरेटिकली भी दे कैन आस्क यू 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, which of the following are included in national income and which are not। तो यू नीड टू कंसीडर कि अगर किसी भी तरह की ट्रांसफर इनकम की बात करी गई है, ट्रांसफर पेमेंट की बात करी गई है, दैट वुडंट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेक्स्ट इज नॉर्मल एंड नॉन रेजिडेंस, एंड दिस टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको यह समझना है कि कौन से पर्सन नॉन रेजिडेंट्स होंगे और कौन से नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे। दे हैव प्रोवाइडेड यू अ लिस्ट ऑफ पॉइंट्स। अब आपको ना ये पॉइंट्स समझ के, एंड प्लीज कंसीडर आप लोगों की बुक्स में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए होंगे। यू कैन गेट अ लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस इन द सैम्पल पेपर्स एज वेल। एंड मेरी सजेशन रहेगी कि आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस करना है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ पे कंफ्यूजन भी होती है स्टूडेंट्स को। ऑर्डिनरी रिजाइड्स इन द कंट्री, मतलब कोई भी पर्सन अगर नॉर्मली उसी कंट्री में रह रहा है दैट विल बी अ नॉर्मल रेजिडेंट। द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, देखो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब दैट इज रिलेटेड टू आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब आप कह सकते हो प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड सो ऑन। इस सब के बारे में भी हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था। तो अगर आप कोई भी एक
इंस्टीट्यूट या कोई भी एक पर्सन अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में रख रहा है तो ही विल बी नॉर्मल रेजिडेंट फॉर द सेम. इट इंक्लूड्स बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूट. मतलब ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर कोई इंसान होगा तभी वो नॉर्मल या नॉन रेजिडेंट कंसीडर किया जाएगा. इवन एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट्स या किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस हाउसेस, हम सभी को कैटेगराइज करते हैं नॉन रेजिडेंट्स एंड नॉर्मल रेजिडेंट्स. May or may not be a citizen. So citizen is just a kind of right given by birth. तो आप वहाँ के सिटीजन हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता. यू कैन बी सिटीजन अलोंग विद बीइंग अ नॉर्मल रेजिडेंट टू अ कंट्री. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं आउटसाइड इंडिया और यू आर देयर फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स और आपको वहाँ पे कोई परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई है तो उसकी वजह से आप वहाँ के सिटीजन नहीं होंगे. यू विल बी इंडियन सिटीजन. लेकिन अगर आप वहाँ पे हैं, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ पे लाई कर रहा है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी नॉर्मल रेजिडेंट फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री. नेक्स्ट इज ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री आर द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग. मतलब कि अगर कोई भी फॉरेन कंट्री की आर्म्ड फोर्सेस वगैरह हैं, ऑफिशियल्स हैं, कोई भी मेंबर है, तो वो उसी कंट्री का पार्ट माना जाएंगे, उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे जिनसे वो बिलोंग करते हैं, और ना कि उसमें जहाँ पे आप काम कर रहे हैं. बिकॉज इट इज़ रियली वेरी नॉर्मल कि एक कंट्री का कोई ऑफिसर किसी और कंट्री में काम कर रहा होगा, बट जिस कंट्री का वो ऑफिसर है he'll be considering normal resident of that particular country. इसी को कंटिन्यू करते हुए we have another point. International organization like WHO, IMF, ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं रिजाइड करते, इनके ऑफिसेज भी अलग अलग जगह पर होते हैं. They control all over the world. In a country are not considered normal resident, but इंडियंस वर्किंग देयर आर नॉर्मल रेजिडेंट. मतलब अगर कोई इंडियन यहाँ पर काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एनी पर्सन फ्रॉम इंडिया इज वर्किंग इन WHO, दैट पर्सन विल बी डेफिनेटली कंसिडर एज नॉर्मल रेजिडेंट. लेकिन ये WHO ये कहीं भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे. दिस विल बी कंसिडर एज नॉन रेजिडेंट. Similarly, we have another point. Border workers who cross the border between two countries on regular or daily basis in order to work in one country are residents of the country in which they live. It is normal कि अगर यहाँ like for example India Pakistan border है, some of the army person या जो भी border पे जिनकी ड्यूटी होती है from Indian side माइट बी वर्किंग इन पाकिस्तान, या फिर जो भी उनका डेली का अपना प्रोसीजर होता है, उनकी ड्यूटी होती है, इट माइट बी पॉसिबल कि वो रेगुलरली किसी दो कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर भी क्रॉस कर रहे हो, बट अल्टीमेटली ही और शी विल बी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन विच दे लिव. अगर वो इंडियन है, इंडिया में रह रहे हैं, तो वो यहीं के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे. इफ़ दे आर फ्रॉम पाकिस्तान तो वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट होंगे. इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो बॉर्डर पे वर्क कर रहे हैं या फिर वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे. नेक्स्ट कंसेप्ट इज डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट ऑफ इनकम. अब देखो चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम, नो डाउट, लेकिन नेशनल इनकम एक एडिशनल आउटपुट है ऑफ डोमेस्टिक इनकम. पहले आपको डोमेस्टिक इनकम को ही बेस लेना है, यूजिंग दैट यू कैन कैलकुलेट नेशनल इनकम. अब इसमें ये देखना है हमें कि डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से कैसे अलग है. सम ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी विल बी डोमेस्टिक इनकम. तो यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर प्लेस एरिया की बात कर रहे हैं. नेशनल इनकम की बात करें तो इट इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स एट्रीब्यूटेड टू नॉर्मल रेजिडेंस. इसी से पहले हमने टॉपिक किया नॉर्मल रेजिडेंस एंड नॉन रेजिडेंस. सो आपको यहाँ पे कंसीडर करने नॉर्मल रेजिडेंस. दैट मीन्स
नेशनल इनकम कैलकुलेटेड होगी ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेजिडेंस, चाहे वो कोई इंसान हो या इंस्टीट्यूट हो। लेकिन अगर आपको डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है तो इट इज बेस्ड ऑन डोमेस्टिक टेरिटरी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होगी उसको समझ लेते हैं। द टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर इंक्लूडिंग द टेरिटोरियल वाटर ऑफ अ कंट्री, मतलब आपके बॉर्डर्स। Ships and aircrafts are operated by residents of country across different parts of the world. क्योंकि आपको पता है कि इट इज़ नॉट जस्ट अ ट्रेडिंग पर्पस ऑफ लाइक, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम प्रॉपर लैंड पे ही अपना सारा काम करते हैं या बिजनेस हमारे लैंड में होते हैं। वी ऑल्सो यूज़ एयर एंड वाटर। तो उसी को कंसिडर कर रहे हैं कि हमारी टेरिटरी में नॉट ओनली द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स बट टेरिटोरियल वाटर भी इंक्लूड होगा। नेक्स्ट इज फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, floating platforms operated by residents of a country in international waters. ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। रीजन बीइंग इवन इफ इट इज इंटरनेशनल वाटर, लेकिन वहां पर सेटअप जो भी लगाया गया है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस या जो भी आप एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं इज डन बाय द रेजिडेंट। जस्ट फॉर दिस रीजन दिस विल बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। मतलब अगर कोई इंडियन किसी इंटरनेशनल वाटर पे ऐसा कुछ भी वेसल ऑपरेट कर रहा है या कोई भी ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स लगाए हुए हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री ओनली। नेक्स्ट इज एम्बेसीज, कंसुलेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। अब देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है इंडियन एम्बेसी इन कनाडा, दैट मीन्स इंडिया को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कनाडा में, तो दैट पर्टिकुलर एरिया विल बी कवर्ड अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर इंडिया में अगर किसी फॉरेन कंट्री का कोई एम्बेसी है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। जिस भी कंट्री की एम्बेसी होगी उसी का वो पार्ट लिया जाएगा। सो हमें ये पता लग गया कि डोमेस्टिक इनकम क्या होगी, नेशनल इनकम क्या होगी। लेकिन अगर हमें उसे कन्वर्ट करना हो डोमेस्टिक को नेशनल में तो व्हाट वी कैन डू इज डोमेस्टिक इनकम में आपको कुछ एडिशन करनी होगी टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। and that will be based on net factor income from abroad. अभी अगर आप ध्यान दो ना तो आई हैव यूज्ड वर्ड नेट। अब नेट का मतलब क्या होगा वो देखते हैं। दिस विल इंक्लूड बोथ जो भी इनकम यहाँ से कोई फॉरेनर अर्न करके लेकर जा रहे हैं या फिर हमारे लोग बाहर से अर्न करके आ रहे हैं। दैट मीन्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड and another one is factor income to abroad। और इन दोनों का ही सब्ट्रैक्शन जो हम लेते हैं दैट इज कंसिडर्ड एज नेट। अब देखो इट इज रियली वेरी सिंपल। अगर डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम तक ले जाना है तो हमें ये दोनों कंसिडर करने हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा है और टू अब्रॉड कम है तो इसका मतलब क्या होगा, नेट इम्पैक्ट इज इनफ्लो, मतलब हमारी इकोनॉमी में पैसा ज्यादा आया है तो दिस विल बी एडेड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। लेकिन इन केस अगर कुछ अपोजिट है, अगर हमारा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज्यादा है और फ्रॉम अब्रॉड कम है, दैट मीन्स यहाँ से अर्निंग्स लेकर बाहर ज़्यादा मतलब बाहर ज़्यादा इनकम गई है इंडिया से, इंडिया वाले यहाँ पर कम लेकर आए हैं
दैट मीन्स नेट इम्पैक्ट विल बी नेगेटिव। तो आपको तब यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम की जगह टू यूज करना है, दैट इज नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और ये पॉजिटिव नहीं होगा, दिस विल बी नेगेटिव। आई होप ये समझ आया होगा। देखो, डोमेस्टिक इनकम इज फॉर डोमेस्टिक टेरिटोरियल एरिया, नेशनल इनकम इज बेस्ड ऑन नॉर्मल रेजिडेंस। तो आपको यहाँ पे उनकी इनकम इंक्लूड करनी पड़ेगी इफ सम फैक्टर इनकम इज अर्न फ्रॉम अब्रोड। लेकिन सिमिलरली अगर यहाँ से कोई अर्न करके लेकर गए हैं तो उनको लेस करना पड़ेगा। नाउ दिस इज जस्ट अ बेसिक लॉजिक कि अगर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज़्यादा है तो इट विल गिव अ नेगेटिव इम्पैक्ट टू डोमेस्टिक इनकम व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सिंपल। नेक्स्ट दिया हुआ है ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट। इफ़ यू आर अकाउंटेंसी स्टूडेंट एज वेल, तो आपने बैलेंस शीट में बनाते हुए ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट ली होगी, नेट वैल्यू ऑफ एसेट ली होगी, एंड द डिफरेंस इज डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर लास्ट चैप्टर। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यूजुअली वी कैन ऑल्सो राइट GDP. Net domestic product is NDP. Similarly, GNP and NNP. ग्रॉस से अगर आपको नेट पर जाना है तो हमने ये पहले भी कवर किया है कि ग्रॉस और नेट में डिफरेंस होता है सिर्फ डेप्रिसिएशन का, तो यू नीड टू सबट्रैक्ट डेप्रिसिएशन। जबकि अगर आपको नेट से ग्रॉस जाना पड़े, आपको वापस से ऐड करना पड़ेगा। आई कैन राइट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये नेट और ग्रॉस वाला कंसेप्ट दोनों पर लगेगा। डोमेस्टिक पर हो गया इफ वी टॉक अबाउट नेशनल, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और इससे अगर आपको जाना है नेट नेशनल प्रोडक्ट पर, you need to subtract depreciation. However, if you need to calculate gross using net, तो net में आपको depreciation को add करना पड़ेगा. So it will be net national product plus depreciation. This will be equal to gross national product. नेट और ग्रॉस के बाद वी हैव अनदर कंसेप्ट यूज इन दिस चैप्टर इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो, वी हैव डन विद डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल क्या होती है, हाउ कैन वी कैलकुलेट नेशनल यूजिंग डोमेस्टिक एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली अभी किया ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट फॉर बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज नेशनल इनकम। अभी वाला कंसेप्ट इज समथिंग न्यू एज कंपेयर टू अदर्स। ये दिया हुआ है आपको मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के रिगार्डिंग। इसमें आप रिलेट कर सकते हो फैक्टर कॉस्ट जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी चैप्टर के, दिस इज रिलेटेड टू फैक्टर इनकम एज वेल। और मार्केट प्राइस मतलब जब आपको अपना प्रोडक्ट फाइनली मार्केट में सेल करना होता है, तो व्हाट आर द सम changes that took place on the cost to calculate the selling price, या फिर कह सकते हो कि आपको मार्केट रीच करने के लिए कुछ और चेंजेस करने पड़ते हैं अपने प्राइस में टू कैलकुलेट योर इनकम। अब इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। लुक, अब आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट कैन बी ग्रॉस और नेट। अगर आपको ये मार्केट प्राइस पे दिया हुआ है और यू नीड टू कैलकुलेट इट ऑन फैक्टर कॉस्ट, तो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस करने पड़ेंगे और सब्सिडीज ऐड करनी पड़ेंगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है, दोज टैक्सेस जो आप अल्टीमेटली कस्टमर से रिकवर कर लेते हैं। इसी वजह से व्हेन यू आर रेडी विद योर प्रोडक्ट यूजिंग ऑल द फैक्टर कॉस्ट, अब आपको मार्केट में उस प्रोडक्ट को लेकर जाना है, दैट मीन्स मार्केट प्राइस।
तो उसके लिए यू नीड टू ऐड इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स पे, कुछ सर्विसेज पे गवर्नमेंट या किसी भी तरह की आपको सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही हैं। फॉर एग्जांपल एलपीजी सब्सिडी, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल यू कैन टेक इन इंडियन इकोनॉमी। एलपीजी पे सब्सिडी मिलती है, दैट इज यूज्ड एट योर होम, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली जो आपका फैक्टर कॉस्ट है या जो उसका एक्चुअल कॉस्ट पड़ती है और आपको जितने पे वो मिल रही है, दैट इज लेस। मार्केट प्राइस कम है बिकॉज गवर्नमेंट हैज प्रोवाइड सम सब्सिडीज। और ये गिवन है कि मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो वो तो आपको पता ही लग गया, दिस विल बी जस्ट काइंड ऑफ अपोजिट एडजस्टमेंट। आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस करने होंगे और सब्सिडीज ऐड करनी होंगी। अब जैसे हमने लास्ट में किया था कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और हमने इन दोनों का नेट इम्पैक्ट लिया था। वी हैव रिटन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम और टू अब्रॉड। सिमिलरली आप जब इन दोनों को कंसीडर करोगे, यू कैन ऑल्सो राइट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। So this is the adjusted part of indirect taxes as well as subsidies. Now we will be learning some aggregates related to national income. अभी हमने 2-3 concepts पढ़े हैं अलग अलग. One is domestic income, national income. Another one is gross and net. और third अभी देखा हमने market price and factor cost. तो इन 3 अलग अलग कंसेप्ट को यूज करके यू कैन जस्ट मेक अ क्रक्स ऑफ योर होल चैप्टर। जीडीपी, दैट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और दोनों ही मार्केट प्राइस पे। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो कैसे चेंजेस किए, one is gross, another one is net. They have taken at market price, however they have taken at factor cost. So ये 4 टर्म यूज हो सकती हैं आपकी डोमेस्टिक इनकम के लिए। और नेक्स्ट दिया हुआ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सिमिलरली यही दोनों को एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आपको ये 8 टर्म्स अच्छे से समझ आ गई ना, तो आई कैन अश्योर यू कि आपको कुछ भी ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। दे कैन आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चंस यूजिंग दिस। दे कैन आस्क यू हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस जीडीपी एट मार्केट प्राइस into GNP at market price, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दे कैन आस्क यू जीडीपी एट मार्केट प्राइस को आपको कन्वर्ट करना है एट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखो इसमें 2 डिफरेंसेस आ गए, वन ग्रॉस टू नेट, और वो हमने पढ़ा है कि इन दोनों में डिफरेंस किसका होता है, सिर्फ डेप्रिसिएशन का। सेकेंड है डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, और इन दोनों में किसका डिफरेंस होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यू कैन राइट इट एज NFIA। अब आपको बस ये समझना है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, नेट plus depreciation is equal to gross. Similarly, domestic income plus net factor income from abroad will be national income, and national income minus net factor income from abroad will be domestic income. At last, if you have given something at factor cost, तो आप उसमें indirect taxes को add करिए,
सब्सिडीज को माइनस करें, यू कैन कैलकुलेट इट एज मार्केट प्राइस। अब आपको कहीं से किसी भी तरह से कैलकुलेट करना है, आप बहुत आराम से कर पाएंगे। देखिए, इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम जीडीपी एट मार्केट प्राइस टिल नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अब देखते हैं इसमें क्या क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉम ग्रॉस टू नेट you need to subtract depreciation. From domestic to national, you need to add net factor income from abroad. From market price to factor cost, you need to subtract net indirect taxes. That includes both indirect taxes as well as subsidies. आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार प्लीज़ ये वीडियो देख के या फिर ये वाला टॉपिक रिवाइज करके इस तरह के रेंडमली कुछ भी अपना कोई भी 2 पॉइंट्स पिक करें और इसको ट्राई करके देखें। इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली मेक अ सोल्यूशन ऑफ दैट। नाउ वी हैव रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। अब देखो, जीडीपी कैसे कैलकुलेट करना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब हम कर चुके हैं। एंड दिस वन इज समथिंग आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ दैट। ये चीज़ें यूज होती हैं कंपैरिजन के लिए। नाउ विल बी स्टडिंग कि रियल और नॉमिनल में डिफरेंस किस पॉइंट का है। नॉमिनल जीडीपी अगर आप निकाल रहे हैं तो इट्स क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, लेकिन अगर आप रियल जीडीपी निकाल रहे हैं तो इट्स क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस डैश, पी डैश। नाउ व्हाट इज दिस पी डैश? दिस इज द प्राइस ऑफ द बेस ईयर टू विच यू आर कंपेयरिंग। अब अगर हम नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं ना, व्हाट वी नीड टू कंसीडर इज दिस इज द क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, एंड दिस इज द न्यू प्राइस ऑफ दैट ईयर। जिसके लिए भी आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं उसी का आप प्राइस लेंगे, उसी की आप क्वांटिटी लेंगे। लेकिन अगर रियल जीडीपी की बात करें तो यहाँ पर ना हम ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअली कितना डिफरेंस आया है हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से वी नेवर कंसीडर द चेंज इन प्राइसेस। और हम यहाँ पर ये पी डैश लेते हैं, दैट मीन्स प्राइस ऑफ बेस ईयर। आप जिससे भी इसको कंपेयर कर रहे होंगे आप उसी ईयर का लेंगे and not the new one. However, this quantity will definitely be the new one. आप उसी ईयर की क्वांटिटी लेंगे जिस ईयर का आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन प्राइस आप बेस ईयर का लोगे। अब देखो, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर नॉमिनल एंड जीडीपी, रियल जीडीपी कैलकुलेशन। आपको इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। इवन जो MCQs आएंगे 1 मार्क 2 मार्क, उसका भी एक पार्ट हो सकता है। देन वी हैव नॉमिनल जीडीपी। आप रियल को नॉमिनल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर आपको नॉमिनल गिवन है तो आप रियल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? लुक, दिस प्राइस इंडेक्स इज कंसीडर्ड एज करंट प्राइसेस। जो भी आपका करंट ईयर का प्राइस चल रहा होगा that will be shown in price index. However, we take 100 as base or you can say price of the base year. Look, if you need to calculate nominal, you need to multiply real GDP with the price index and divide it with 100. Vice versa, इफ़ यू नीड टू कैलकुलेट रियल जीडीपी तो आप नॉमिनल जीडीपी को प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको जो भी जीडीपी कैलकुलेट करना है उसी से रेलेवेंट जो भी प्राइस होगा उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट लाइक अगर हमने ऊपर देखा था कि न्यू प्राइस कंसिडर करेंगे फॉर नॉमिनल जीडीपी, दैट मीन्स द प्राइस इंडेक्स। और रियल के लिए हमने कहा था कि विल बी कंसिडरिंग द बेस प्राइस, and here in this formula we are taking 100 as our base price. GDP deflator, this is important, and this is the formula of relation with
जीडीपी एट करंट प्राइसेस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। अगर हम देखें तो जीडीपी एट करंट प्राइस का मतलब क्या हुआ? नॉमिनल जीडीपी। और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस जो हमने रियल जीडीपी कैलकुलेट किया था ऑन बेस ईयर प्राइसेस। नाउ यू नीड टू टेक current price GDP as numerator and constant price GDP as denominator। और क्योंकि हम डिफ्लेटर को कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इसी वजह से इस फॉर्मूला को मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 से। आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू कि आप इसके भी कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन कैलकुलेट करके देखें। देर आर चांसेस कि वो आपको डायरेक्टली ना पूछें कि आप नॉमिनल निकालिए, जीडीपी निकालिए। दे कैन आस्क यू यूजिंग द गिवन डेटा, आप रियल को नॉमिनल में कन्वर्ट करके दिखाएं। अब आपको खुद से ही वो स्टेटमेंट पढ़कर समझना पड़ेगा कि विच इज़ द प्राइस इंडेक्स, और बेस आपको 100 ही लेना है। सिमिलरली इन जीडीपी डिफ्लेटर आपको पूरा डेटा डायरेक्टली भी गिवन हो सकता है, बट इनडायरेक्टली आपको कैलकुलेट करना भी पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपको दे दें जीडीपी एट करंट प्राइजेस, तो ये आपको खुद से रिकॉल करना पड़ेगा, दिस इज अनदर नेम फॉर नॉमिनल जीडीपी। और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और प्राइस इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके, सॉरी नॉमिनल अगर गिवन है, रियल कैलकुलेट करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करना है। दिस फॉर्मूला विल बी अप्लाइड। Now last topic is GDP and welfare. This is theoretical topic, but कुछ पेपर्स में ऐसा हुआ है कि आपको कुछ टेक्निकल टॉपिक ना देकर इस चैप्टर में से they can directly ask you some question out of these kinds of theoretical one। अब वो ये बोलते हैं कि जीडीपी अगर इंक्रीज हुआ तो क्या हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में वेलफेयर भी बढ़ा होगा? We need to read this। Real GDP is the index of welfare। अभी आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में वी कंसीडर द प्राइस लेवल चेंजेस, और वो तो इन्फ्लेशन की वजह से भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड, हाउएवर ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस लेवल आपका नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा है एज कंपेयर टू रियल जीडीपी। और अगर आप वैसे भी अगर लास्ट ईयर की जीडीपी से कंपेयर कर रहे हैं तो आपका नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा आ रहा है, तो हम उससे गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आपका जीडीपी इंक्रीज हो गया। हाउएवर द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हैज़ नॉट येट इंक्रीज्ड। तो इसीलिए कहा जाता है कि रियल जीडीपी इज एन इंडेक्स फॉर वेलफेयर एंड नॉट नॉमिनल। इंक्रीज इन रियल जीडीपी मीन्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। यही एग्जाम्पल मैंने अभी दिया कि अगर आपका आउटपुट वाकई ही इंक्रीज होगा तभी आपके रियल जीडीपी में डिफरेंस आएगा, बिकॉज वी कंसीडर न्यू क्वांटिटी बट द बेस ईयर प्राइसेस। अब सर्टेन लिमिटेशंस रिलेटेड टू रिलेशन बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर, और इसके लिए 3 मार्क क्वेश्चन भी आ जाता है। इवन दे कैन आस्क यू इट फॉर 1 or 2 मार्क। बट इसकी ना एक्सप्लेनेशन प्लीज, यू मस्ट रिवाइज इट्स एक्सप्लेनेशन थॉरली, बिकॉज आपको ये पॉइंट समझ आ जाएंगे, बट व्हाट टू बी एक्सप्लेन इनसाइड इट इज अ क्वाइट डिफिकल्ट थिंग। फाइन, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब आपका जीडीपी इंक्रीज हुआ है बट इट इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द पॉपुलेशन, तो उससे आप ये नहीं बोल सकते कि वेलफेयर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इनकम में इंक्रीज है बट वो इंक्रीज सिर्फ रिचर सेक्शन के लिए हुआ, तो फॉर ओवरऑल इकोनॉमी यू कैन नॉट से दैट इट हैज लेड टू वेलफेयर। सेकेंड इज कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, मतलब ये जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आया है उसकी कॉम्पोजिशन कैसी है, मतलब कौन से सेक्टर से है, कहाँ से इनकम आई है, किस तरह का है। सो अल्टीमेटली आपको कॉम्पोजिशन इंडेक्स चेक करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आप ओवरऑल जीडीपी देखें उससे आप किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर की ग्रोथ के लिए कमेंट नहीं कर सकते।
सो इट्स कॉम्पोजिशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अगर इसमें देखें तो फॉर एग्जाम्पल जीडीपी की ग्रोथ हुई है सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर की वजह से, दैट मीन्स द मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन पार्ट. लेकिन हमारे यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा डिपेंड कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, तो उसका फ़ायदा तो नहीं हुआ ना. ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ हम नहीं देख सकते, वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर इट्स कॉम्पोजिशन. नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, अगर आपने काइंड ऑफ जो बाटा सिस्टम हम जिसको बोल देते हैं, नॉन मॉनेटरी कोई भी अगर आपने एक्सचेंज किया है, लोन रीपेमेंट करनी थी, लोन रीपेमेंट वहाँ पे नहीं करी, उसी कंट्री ने आपसे कुछ गुड्स इंपोर्ट कर लिए, तो लोन और वो गुड्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बट दिस इज अ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज. तो कई बार जीडीपी में ऐसा होता है कि ऐसी ऐसी आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, दैट मीन्स वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं एक्चुअल जीडीपी को. नेक्स्ट इज एक्सटर्नैलिटीज. और अगेन आपको लग रहा होगा कि बार बार मैं इसी को इम्पॉर्टेंट बोल रही हूँ, बट इट इज जस्ट ड्यू टू आई एम able to recall the questions which I have gone through numerous sample papers, back exercise, और जैसे कि मैं टेस्ट लेती रहती हूँ तो I have read lots of questions from these topic. एक्सटर्नैलिटीज़ का वो आपको स्पेसिफिकली कोई एग्जाम्पल देकर पूछ सकते हैं, तो एक्सटर्नैलिटीज़ को अपनी बुक में से ध्यान से पढ़िएगा. गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग प्राइज और पेनल्टी फॉर इट. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आता है कि यू हैव सेट अ गार्डन एट योर होम और आपके नेबर्स आकर वहाँ पर इवनिंग टाइम एंजॉय करते हैं, दे आर टेकिंग फ्रेश एयर, ऐसा ऐसा कुछ करके एग्जाम्पल आएगा. बट उससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? नथिंग. दैट मीन्स आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी करी थी, लेकिन उसके लिए आपको कोई प्राइज नहीं मिल रहा. डेफिनेटली आपका खर्चा लगा होगा ना वो पार्क सेटअप करने के लिए, बट जो भी वहाँ पर आ रहे हैं दे आर नॉट पेइंग एनीथिंग, दे आर गिविंग गुड इम्पैक्ट टू आवर सोसाइटी, लेकिन नॉट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स. सो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, सर्टेन लिमिटेशंस, जो भी जीडीपी और जीडीपी को आप प्रॉपरली वेलफेयर कह सकते हैं नहीं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. अगर आपको लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन देते टाइम कुछ पॉइंट्स रह गए हैं या कुछ कवर नहीं किया गया है या कुछ आपको मैंने बताया बट यू आर स्टिल हैविंग सम डाउट्स इन दैट, यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं अभी नेक्स्ट चैप्टर जब नेशनल इनकम का बनाऊंगी आई कैन कवर योर डाउट्स इन दैट. Moreover, soon we are going to prepare our videos on accountancy और मैं पहले बेसिक अकाउंटिंग से ही स्टार्ट करूँगी. मूविंग विद बेसिक अकाउंटिंग, जब हम एक बार बेसिक ये सारा कवर कर लेंगे देन विल बी कवरिंग द 12th स्टैंडर्ड सिलेबस इंक्लूडिंग पार्टनरशिप, कंपनीज और सम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. सो आई होप कि आपको इकोनॉमिक्स का समझ आ रहा है, जैसे अकाउंटेंसी में भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ. Thanks for watching this video. Do like, comment and share my video. Subscribe to our channel to motivate us. Thank you so much. Bye.